आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रतिवर्ष 10 अंक का प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो आइए चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम, व्यक्तित्व अध्ययन के प्रमुख उपागम, प्रारूप उपागम, विशेषक उपागम, पंचकारक प्रतिरूप, मनोगतिक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, सांस्कृतिक उपागम और मानवतावादी उपागम, ये है आपके चैप्टर नंबर 4 का नाम। पहला प्रश्न है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व क्या है या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य, व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन विशेषताओं से है। व्यक्तित्व से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन विशेषताओं से है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होती हैं, चाहे वे विशेषताएं अच्छी हों या बुरी हों। दूसरा प्रश्न है व्यक्तित्व की विशेषता को लिखें। व्यक्तित्व की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है व्यक्तित्व साधारणतः समय के अनुसार नहीं बदलती है। दूसरा, व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों स्वरूप को रखा गया है। तीसरा है किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनंत होती है, अनन्य होती है। और चौथी विशेषता है व्यक्तित्व गत्यात्मक होती है, क्योंकि यह कभी कभी मांग और परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के अंतः क्रियात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व के अंतः क्रियात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व के अंतः क्रियात्मक उपागम से हमारा तात्पर्य व्यक्ति की उन विशेषताओं से है जो समय, परिस्थिति, दंड और पुरस्कार के कारण बदलते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं एक व्यक्ति का व्यवहार अपने घर में अलग होता है, विद्यालय में और अलग होता है, बाजार में अलग होता है, अपने मित्रों के बीच अलग होता है। मतलब व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन समय स्थान के अनुसार उसके व्यवहार बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है आत्म एवं व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? आत्म एवं व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा आत्म एवं व्यक्तित्व का मतलब उन विशेष तरीकों से हैं जिनके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। मतलब आत्म एवं व्यक्तित्व से हमारा मतलब उन विशेष तरीकों से हैं जिनके आधार पर हम अपने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। यह उन तरीकों को प्रदर्शित करते हैं जिनके द्वारा हम अपने अनुभव एवं संगठित व्यवहार को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं अलग अलग व्यक्ति अपने बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्वयं को अच्छा कहता है तो एक दूसरे को बहुत अच्छा कहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप में हीनता की भावना से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम का मतलब होता है विधि। व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम
मतलब विधि कौन कौन है? आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 प्रारूप उपागम, नंबर 2 विशेषक उपागम, नंबर 3 मनोगतिक उपागम, नंबर 4 नव फ्रायडवादी उपागम, नंबर 5 व्यवहारवादी उपागम, नंबर 6 सांस्कृतिक उपागम और नंबर 7 है मानवतावादी उपागम। अगला प्रश्न है प्रारूप उपागम से आप क्या समझते हैं? प्रारूप उपागम से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा प्रारूप जिसका मतलब संरचना या बनावट होता है। प्रारूप जिसका मतलब संरचना या बनावट होता है, व्यक्ति के शरीर के आंतरिक और बाह्य संरचना के आधार पर, व्यक्ति के शरीर की आंतरिक और बाह्य संरचना के आधार पर व्यक्ति के विशेषताओं का अध्ययन प्रारूप उपागम कहलाता है। अगला प्रश्न है हिपोक्रेटस ने प्रारूप उपागम के आधार पर व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? हिपोक्रेटस ने प्रारूप उपागम के आधार पर व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? आपका उत्तर होगा यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हिपोक्रेटस ने फ्लूइड तथा ह्यूमर के आधार पर व्यक्ति को 4 प्रारूपों में बांटा है। एक में उत्साही, दूसरा श्लेष्मिक, तीसरा विवादी, चौथा कोपशील। अगला प्रश्न है चरक के अनुसार व्यक्ति के त्रिगुण और त्रिदोष कौन कौन हैं? मतलब चरक के अनुसार व्यक्ति के 3 गुण और 3 दोष मतलब अवगुण कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा भारत के महान आयुर्वेदाचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में व्यक्ति के 3 गुण और 3 दोषों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। 3 गुण हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, और 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ। अगला जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, आप यूँ मान ले तो प्रतिवर्ष इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। प्रश्न है शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालें। शेल्डन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के प्रकारों पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा शेल्डन ने व्यक्ति के शरीर के गठन के आधार पर व्यक्ति को 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 एंडोमॉर्फिक मतलब गोलाकार। इस प्रकार के व्यक्ति अधिक मोटा होता है, मजबूत होता है, उनके पेट में चर्बी ज़्यादा होता है, थोड़ा परिश्रम करने पर थक जाता है, हाँफने लगता है, लेकिन ऐसे लोग आराम पसंद, सुंदर भोजन और सबके स्नेह पाने का इच्छुक होता है। दूसरा है एक्टोमॉर्फिक मतलब पतलाकार। इस प्रकार के व्यक्ति का शरीर दुबला पतला होता है, इसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, कम विकसित होता है, शरीर में मांस की कमी होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। कलाकार जो होता है ना अंतर्मुखी होता है। अगला है मेसोमॉर्फिक मतलब आयताकार। इस प्रकार के व्यक्ति स्वस्थ व संगठित शरीर वाले होते हैं। यह स्वभाव से साहसी और क्रियाशील होते हैं, कठिनाई का डटकर मुकाबला करते हैं और हमेशा दूसरों पर प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? प्रश्न है कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका उत्तर होगा कार्ल युंग ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 अंतर्मुखी या अंतमुखी। अंतमुखी ऐसे लोग समाज से अलग एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनमें भावुकता अधिक होती है, इसमें अपनी आलोचना सहने की क्षमता नहीं होती है। इस प्रकृति के लोग दार्शनिक और कलाकार होते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी। ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं। सामान्यतः राजनेता, समाज सुधारक, सेना
और प्रशासनिक अधिकारी बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं। तीसरा उभयमुखी, जिस व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण हो उसे उभयमुखी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के टाइप ए और टाइप बी की व्याख्या करें। व्यक्तित्व के टाइप ए और टाइप बी की व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने व्यक्तित्व को दो वर्गों में बांटा है, जिसे टाइप ए और टाइप बी कहा गया है। टाइप ए वाले व्यक्ति में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा होती है, इसमें उतावलेपन का गुण होता है, हमेशा काम के बोझ से दबे रहते हैं, इसमें धैर्य की कमी होती है, समय की कमी अनुभव करता है। ऐसे लोगों में उच्च रक्तचाप और हार्ट की बीमारी से ग्रसित होते हैं। जबकि टाइप बी प्रकार की बात करें, टाइप बी में टाइप ए व्यक्ति का कोई गुण नहीं होता है, यह समय के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। अगला टाइप सी की विशेषताओं को लिखें। तो व्यक्तित्व के टाइप सी की व्याख्या मॉरिस नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। मॉरिस के अनुसार टाइप सी प्रकृति के लोग कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है धैर्यवान, विनीत, सहयोगी, संवेग पर नियंत्रण रखने वाला और दूसरों की आज्ञा पालन करने वाला। अगला प्रश्न है आलपोर्ट के विशेषक उपागम, आलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत पर प्रकाश डालें। आलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा गार्डनर आलपोर्ट व्यक्तित्व के अध्ययन के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। इनके विशेषक सिद्धांत के अनुसार जो लोग स्वयं का तथा दूसरों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह शब्द मानव व्यक्तित्व को समझने का आधार प्रदान करते हैं। आलपोर्ट के विशेषक सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 केंद्रीय विशेषक, इस प्रकृति के लोग प्रभाव में कम किंतु फिर भी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मेहनती, निष्कपट। प्रमुख विशेषक, यह व्यक्ति उस लक्ष्य को प्रदर्शित करता है जिसमें के चारों ओर अपना संपूर्ण जीवन या जिसके इर्द गिर्द अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, जैसे हिटलर का नाजीवाद, महात्मा गांधी का अहिंसावाद। और गौण विशेषक, यह विशेषक व्यक्ति के सबसे कम सामान्यकृत विशेषताओं के रूप में जाना जाता है, जैसे मुझे सजातीय वस्त्र पहनना पसंद है या मुझे आम खाना पसंद है। अगला प्रश्न है कैटल के व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली पर प्रकाश डालें। कैटल के व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा रेमंड कैटल ने विशेषक उपागम के आधार पर व्यक्ति के एक सामान्य संरचना को प्रस्तुत किया है और बताया है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं और इसके निर्धारण का आधार इंद्रियां हैं। व्यक्तित्व के विशेषताओं को जानने के लिए रेमंड कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किया, एक सिद्धांत का निर्माण किया जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आइजेंक द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के विशेषक उपागमों पर प्रकाश डालें। आइजेंक द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति के विशेषक उपागमों पर प्रकाश को लिखें। आपका उत्तर होगा एच.जे. आइजेंक ने आनुवांशिकता एवं जैविक आधार पर व्यक्ति के व्यक्ति के विशेषकों को 2 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता। इसका मतलब है कि लोगों में किस मात्रा तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है। इसमें एक छोर पर
ऐसे लोगों को रखा गया है जो तंत्रिका ताप से ग्रसित हैं, और दूसरे छोर पर उस व्यक्ति को रखा गया है जो शांत, विश्वसनीय और स्थिर स्वभाव के होते हैं। दूसरा है बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता। इसका मतलब है कि व्यक्ति किस सीमा तक लोगों में सामाजिक उन्मुखता पाई जाती है। इसमें एक सीमा पर ऐसे लोग होते हैं जिनमें युद्धचारिता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंदगी होती है, तो दूसरी सीमा पर वे लोग होते हैं जो सतर्क, निष्क्रिय और आत्मकेंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल पर प्रकाश डालें। व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व के पंचकारक मॉडल जिसका प्रतिपादन पॉल कास्ट्रा और रॉबर्ट मैक्रे ने किया। इन्होंने व्यक्तित्व के पंचकारकों का वर्णन इस प्रकार किया है। नंबर 1, अनुभवों का खुलापन। इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति को रखा गया है जो उत्सुक, कल्पनाशील, सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं नए विचारों के प्रति अभिरुचि लेने वाले होते हैं। बहिर्मुखता, इसके अंतर्गत उन व्यक्ति को रखा गया है जिसमें आग्रहिता, सामाजिक निष्क्रियता, सामाजिक सक्रियता, बातूनीपन, आमोद प्रमोद पसंदगी का गुण पाया जाता है। तीसरा है सहमतिशीलता। इसके अंतर्गत उन विशेषताओं को रखा गया है जिसमें सहयोग करने, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने, सहायता करने, पोषण करने और देखभाल करने जैसा व्यवहार पाया जाता है। चौथा है तंत्रिका ताप। इसके अंतर्गत वैसे लोगों को रखा गया है जो सांवेगिक रूप से परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं, अस्थिर विचारधारा के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, दुखी होते हैं। और पांचवा है अंत विवेकशीलता। इसके अंतर्गत उन व्यक्ति को रखा गया है जिसमें उन्मुखता, उत्तरदायित्व, निर्भरता, कर्मठता, दूरदर्शिता और आत्मनियंत्रण का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है चेतना के प्रमुख स्तरों की व्याख्या करें। चेतना के प्रमुख स्तरों की व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड ने चेतना के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। सिगमंड फ्रायड ने चेतना के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। नंबर 1, चेतना के प्रथम स्तर। चेतना का प्रथम स्तर जिसे चेतन अवस्था कहते हैं, इसमें वे भावनाएं आती हैं, वे चिंतन क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति हम जागरूक होते हैं, और जागरूक होंगे तो कोई हमसे प्रश्न करेगा, उत्तर तत्काल दे देंगे। दूसरा, चेतना का दूसरा स्तर या उपचेतन अवस्था। इसके अंतर्गत वे मानसिक क्रियाएं आती हैं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब उस पर सावधानी से ध्यान जाता है। मतलब जागरूक तब होंगे जब आपसे कोई प्रश्न करेगा। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आपने पहले से याद नहीं किया और किसी ने पूछ दिया, अरे ये तो जानना चाहिए हमें, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, नाम तो जानना पड़ेगा। मतलब जब समस्या आती है तो समाधान का रास्ता ढूंढते हैं। चेतना का दूसरा स्तर हुआ। तीसरा है चेतना का तीसरा स्तर, जिसको अचेतन अवस्था भी कहते हैं। इसमें ऐसी क्रियाएं आती है जिनके प्रति हम जागरूक होते ही नहीं, न कभी पढ़े थे, और पढ़े भी थे तो मिट गया है स्मृति चिन्ह की, हम कितना ही प्रयास करेंगे हमें याद नहीं होगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के संरचना पर प्रकाश डालें। व्यक्तित्व के संरचना पर प्रकाश डालें, अथवा इसी प्रश्न को घुमा के पूछता है व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक संरचना पर प्रकाश डालें। व्यक्तित्व की संरचना पर प्रकाश डालें अथवा व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक संरचना पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक संरचना का विकास। व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक संरचना का विकास सिगमंड फ्रायड ने किया, और सिगमंड फ्रायड ने प्राथमिक संरचना के 3 तत्वों की व्याख्या किया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ईड, ईड। यह व्यक्ति के मूल ऊर्जा का स्रोत है
इसका संबंध व्यक्ति की आवश्यकताओं, कामेच्छाओं और आक्रामक आवेगों की तत्काल तुष्टि से है। यह सुख के सिद्धांत पर काम करता है। इसके अंतर्गत लोग सुख की तलाश करते हैं और कष्ट से, दुख से दूर भागने का प्रयास करते हैं। दूसरा है अहम, जिसको ईगो कहते हैं, ईजीओ, ईगो। यह इसका विकास ईड से होता है। यह व्यक्ति के मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, काम करता है और यह वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। जिस तरह है पराहम, अंग्रेजी में सुपर ईगो इसको कहते हैं। यह मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है। मतलब सुपर ईगो, पराहम मानसिक प्रकारों की नैतिक शाखा के रूप में जाना जाता है। पराहम ईड तथा अहम को बताता है। पराहम ईड और अहम को बताता है। किसी विशेष अवसर की संतुष्टि करना चाहते हैं, किसी विशेष वस्तु से हम संतुष्ट होना चाहते हैं, तो नैतिक है या नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हैं। अगला प्रश्न है, लिबिडो क्या है? एक लाइन में उत्तर होगा, सुख के सिद्धांत पर काम करने वाला, सुख के मार्ग पर चलने वाला एक विचारधारा है। लिबिडो क्या है? तो लिबिडो व्यक्ति के जीवन की, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, भक्ति नहीं व्यक्ति होगा, देख लेंगे ध्यान पर स्क्रीन पर। लिबिडो व्यक्ति के जीवन शक्ति की ऊर्जा का मूल स्रोत है। लिबिडो, यहाँ भक्ति लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, व्यक्ति होगा यहाँ पर। लिबिडो व्यक्ति के जीवन शक्ति की ऊर्जा का मूल स्रोत है, जो ईड, ईद नहीं ईड होगा यहाँ, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ भी है, ईड, यहाँ पर ईद लिखा गया है, ईड को ऊर्जा देती है। लिबिडो ईड की तरह, आईडी ईड की तरह सुख के सिद्धांत पर काम करता है और तत्काल सुख पाना चाहता है, चाहे उसका मार्ग नैतिक हो या अनैतिक। अगला प्रश्न है, अहम रक्षा युक्ति क्या है और इसके कौन कौन तत्व हैं? अहम रक्षा युक्ति क्या है और इसके कौन कौन तत्व है? आपका उत्तर होगा, फ्रायड के अनुसार दुश्चिंता का परिहार करना, बुरी चिंता को त्याग देना अहम रक्षा युक्ति कहलाता है। और अहम रक्षा युक्तियां मूल आवश्यकताओं हेतु जागरूकता से अहम की रक्षा करती है। इसके दो तत्व हैं, प्रक्षेपण और युक्तिकरण। फिर मन में प्रश्न होगा, प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण क्या है? तो व्यक्ति का वह गुण जिसमें व्यक्ति अपनी विशेषक दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है। व्यक्ति का वह गुण जिसमें कोई व्यक्ति अपना विशेषक दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है, प्रक्षेपण कहलाता है। फिर है युक्तिकरण क्या है? युक्तिकरण क्या है? आपका उत्तर होगा, युक्तिकरण एक प्रक्रिया है। युक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी तर्कहीन भावनाओं एवं व्यवहारों को, मतलब युक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने तर्कहीन भावना और तर्कहीन व्यवहार को तर्कपूर्ण और स्वीकार बनाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार हर साल पूछा जाता है प्रश्न को, प्रतिवर्ष इस प्रश्न को पूछा ही जाता है, लेकिन 3 तरीका से पूछा जाता है। 3 तरीका का मैं लिख दिया हूं प्रश्न बना के। व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाले, व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं पर प्रकाश डाले, अथवा व्यक्तित्व के विकास की 5 अवस्था सिद्धांत पर प्रकाश डाले, अथवा मनोलैंगिक विकास की अवस्था पर प्रकाश डाले। 3 तरीका से इस प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। आपका उत्तर होगा, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। नंबर 1, मौखिक अवस्था या मुखीय अवस्था। यह नवजात शिशु की पहली अवस्था है। इस अवस्था में शिशु की मूल प्रवृत्तियां मुख पर केंद्रित होती है और मुख के द्वारा ही अपने जीवन के सारे सुखों को शिशु प्राप्त करता है, चाहे वह दूध पिए या अंगूठा चूसे या किसी सामान को पकड़कर अपने मुंह में डाले। दूसरा है गुदीय अवस्था।
यह 2 से 3 वर्ष में प्रकट होता है। इस अवस्था में माता पिता अपने नवजात शिशु को मलमूत्र त्याग करने का प्रशिक्षण देता है कि मूत्र कहाँ त्यागना है, मल कहाँ त्यागना है, इसका प्रशिक्षण देता है। तीसरा, लैंगिक अवस्था। इस अवस्था में जनन मार्गों पर विशेष, जननांगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस उम्र के बच्चे मतलब लैंगिक अवस्था में मतलब 3 वर्ष के बाद 4 वर्ष में जब बच्चा प्रवेश करता है तो स्त्री और पुरुष में अंतर, मेल और फीमेल में अंतर पहचानने लगता है और बच्चे कामुकता के प्रति, अपने माता पिता के संबंधों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसी अवस्था में लड़का में इडिपस मनोग्रंथि और लड़की में इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का स्राव होता है। चौथी अवस्था है जननांगीय अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति मनोलैंगिक विकास में परिपक्वता को प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में भय तथा दमित भावनाएं उभरने लगती है। और 5वां अवस्था है काम प्रसुप्ति अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होता है और यौवन अवस्था मतलब किशोरावस्था तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास होता है, इसकी काम भावना निष्क्रिय हो जाती है। तो ये रहा मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निश्चित तौर पे आप सब इसको गौर से एक बार सुन लेंगे और फिर अपनी सुविधा के अनुसार जब भी मौका मिले, ये नहीं कि जिस समय क्लास लाइव चल रहा उस समय आप लिखें, पहले एक बार सुन ले और दूसरी बार इसको लिखें। इससे आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा कि सुना हुआ बात दूसरी बार जब लिखेंगे आप जल्द लिख पाएंगे। धन्यवाद।